हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी इन 6 चैनल पर। हिंदी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए ये हमारा दूसरा क्लास है हिंदी साहित्य एमसीक्यू का। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिश्र बंधु ने ऋतिकाल को क्या नाम दिया? मिश्र बंधु ने ऋतिकाल को क्या नाम दिया? इसका उत्तर हो जाएगा अलंकृत काल। मिश्र बंधु ने ऋतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है, अर्थात कहे तो मिश्र बंधु ने ऋतिकाल को अलंकृत काल कहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अब जानते हैं श्रृंगार काल में, जैसे कि मिश्र बंधु ने ऋतिकाल को अलंकृत काल कहा है, उसी प्रकार ऋतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऋतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आप लोग नोट कर सकते हैं, ऋतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। उसके बाद ऋतिकाल को ऋति काव्य किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ऋतिकाल को ऋति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और ऋतिकाल को ऋतिकाल कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऋतिकाल को ऋतिकाल कहते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ में 838 कवियों का वर्णन है। ठीक है, शिव सिंह सरोज ग्रंथ में 838 कवियों का वर्णन है। लिखा किसने है शिव सिंह सरोज? शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। और यह एक हिंदी साहित्य का इतिहास तो इसे कहा ही जाता है, इसके अलावा इसे काव्य संग्रह भी कहते हैं। और एक बात कि ये 838 कवि एग्जैक्ट नंबर है। अगर पूछा जाए, ऐसे ही मतलब कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस कवि ने अपने ग्रंथ में, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में, ये लगभग 1 सहस्त्र कवियों का वर्णन किया है, तो वो वहाँ भी हो जाएगा शिव सिंह सरोज। मतलब शिव सिंह सरोज ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर ने लगभग 1 सहस्त्र कवियों का वर्णन किया है। ओके, अब ख नंबर देखते हैं। किस कवि मतलब किस रचनाकार ने अपने ग्रंथ में, अपने हिंदी साहित्य के ग्रंथ में 952 कवियों का वर्णन किया है? तो वो हो जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज इतिहास, जिसका नाम क्या रखा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें 952 कवियों का वर्णन किया है। इसके आगे है ग नंबर 4,591 कवियों का वर्णन मिश्र बंधु ने 4,591 कवियों का वर्णन मिश्र बंधु ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में किया है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं गारसदा तासी ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसका नाम रहा इस्तवार द लाल लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी, उसमें 738 कवियों का वर्णन किया है। 952 कवियों का किसने वर्णन किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 4,591 कवियों का वर्णन किया है मिश्र बंधु ने किया है। ग्रंथ का नाम क्या रहा? मिश्र बंधु विनोद। 738 कवियों का वर्णन किया है गारसदा तासी ने अपने ग्रंथ इस्तवार द लाल लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा? साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य को क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता का, किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक पक्ष को उजागर करता है। मतलब अगर किसी देश के हमें इतिहास को जानना है, तो अगर उस समय के साहित्य को पढ़ लिया जाए, उस देश के साहित्य को पढ़ लिया जाए, ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ लिया जाए, ऐतिहासिक साहित्य को पढ़ लिया जाए, तो काफ़ी हद तक हमें चीज़ें पता चल जाएंगी कि उस समय की सामाजिक स्थिति, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, इसलिए साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बता रही हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा
इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस रचनाकार ने भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया है? किस रचनाकार ने भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया है? तो वह हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया है। कैसे? इन्होंने ज्ञानश्री शाखा ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, ठीक है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा जो कि निर्गुण धारा के अंतर्गत आता है। दूसरा हुआ राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा जो कि शगुन धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, 4 भाग हुए, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। किंतु ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं और राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा शगुन धारा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी बिल्कुल ही विस्तार से मैं एक दूसरी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है नेट JRF के नाम से, उसमें मतलब बिल्कुल विस्तार से हर एक चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे MCQ है, इसलिए बस थोड़ा बहुत जो दूसरे सारे ऑप्शन है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी है, इसलिए बता दे रही हूँ। अगला है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, नाम क्या रखा? शिव सिंह सरोज। उसमें कोई भी काल विभाजन नहीं देखा जाता है। शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज में कोई भी काल विभाजन नहीं देखा जाता है। ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त का जो काल विभाजन रहा, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, मतलब रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन रहा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसी प्रकार गणपति चंद्रगुप्त का भी काल विभाजन रहा है, लगभग समान ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। गणपति चंद्रगुप्त का उतना नहीं पूछा जाता। डॉक्टर नगेंद्र का भी कुछ खास नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल किसने कहा है? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या नाम दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रहे, इन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति काल को लोक जागरण काल कहते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल को लोक जागरण कहते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जो रहे होते हैं, इन्होंने तो भक्ति काल कहा ही है, इसके अलावा ये भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के इतिहास दर्शन को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? साहित्य के इतिहास दर्शन को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को जाता है। साहित्य के इतिहास दर्शन को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को जाता है। अब एक एक करके दूसरे ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गार्सा दत्तासी जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण है बस वही बताऊंगी। गार्सा दत्तासी के इतिहास का नाम क्या रहा? इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी। लगभग कितने कवियों का वर्णन किया? 738 कवियों का वर्णन किया, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवियों का ही वर्णन किया है। इनके इतिहास के मतलब इनके ऐतिहासिक ग्रंथ की आलोचना भी की जाती है। किस आधार पे? क्योंकि इन्होंने जो कवियों का वर्णन किया वो काल क्रमानुसार नहीं किया है। जिस काल से संबंधित थे उस काल मतलब इन्होंने ध्यान नहीं रखा कि कौन से कवि किस काल से संबंधित हैं, बल्कि उनका वर्णन अल्फाबेटिकली किया, मतलब वर्ण क्रम के अनुसार किया। जैसे उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार कवियों का वर्णन किया है। वो किस काल में जन्म लिया इससे उन्होंने कुछ भी मतलब नहीं रखा। जबकि उनके नाम का पहला अक्षर क्या है, जैसे कि क है तो उनको पहले उनके बारे में पहले बताया, फिर ख वाले के बारे में उनके बाद में बताया, ऐसे कर करके कवियों का वर्णन किया है इन्होंने। इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। इस तरह के प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में जानते हैं। इनके ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम रहा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कितने कवियों का वर्णन किया अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में? तो 952 कवियों का वर्णन किया। इनका ऐतिहासिक ग्रंथ इसलिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ही थे जिन्होंने अपने
हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका नाम रहा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें उसे काल क्रमानुसार, मतलब कवियों का जो वर्णन किया है काल क्रमानुसार किया है, उसे 11 कालखंडों में विभाजित किया है। ठीक है, 11 कालखंडों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे प्रथम काल है चारण काल। इसलिए महत्वपूर्ण है इनका साहित्य। कहा जाता है कि जो वास्तविक हिंदी का मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास है वह जॉर्ज ग्रियर्सन का ही माना जाता है, क्योंकि सबसे पहला काल विभाजन इनके इतिहास में ही मिलता है। इनकी इस आधार पर आलोचना की जाती है इनके इतिहास की, क्योंकि इन्होंने कालखंड जो विभाजित किया है इसकी संख्या बहुत ही अधिक है, मतलब ज़्यादातर 4 से 5 रहे। ठीक है, जैसे गणपति चंद्रगुप्त ने भी 4 भागों में विभाजित किया इतिहास को, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को। रामचंद्र शुक्ल ने भी 4, उसके बाद रामकुमार वर्मा ने 5, ऐसे कर करके, परंतु इन्होंने 11 कालखंडों में विभाजित किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो ये हो जाएगा सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का विवेचन किया है। अब जानते हैं सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य क्या होता है। सिद्ध साहित्य सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। प्रथम सिद्ध सरहप्पा रहते हैं। प्रथम सिद्ध जो है वह सरहप्पा है। प्रथम सिद्ध सरहप्पा है सिद्धों के, लेकिन जो प्रसिद्ध सिद्ध कहलाए सिद्धों में वह लुइपा माने जाते हैं, जो सरहप्पा के शिष्य के भी शिष्य रहते हैं। सरहप्पा का जो शिष्य रहता है शबरप्पा, उसके शिष्य रहते हैं लुइपा, परंतु लुइपा सबसे प्रसिद्ध सिद्ध माने जाते हैं सिद्धों में। सिद्धों की जो प्रमुख विशेषता है, इन्होंने तंत्र मंत्र जप तप को महत्व दिया है, बहुत ही अधिक। तंत्र मंत्र जप तप को ये महत्व देते हैं। इसके अलावा इनकी एक खास विशेषता है पंचमकार। पंचमकार की एक खास विशेषता है इनकी, जिसमें क्या आता है? मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। इनके लिए मतलब इन्होंने जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी माना है इसे पंचमकार को, मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। ठीक है, अब थोड़ा जैन साहित्य के बारे में जानते हैं। जैन साहित्य का उद्देश्य क्या रहा? जैन साहित्य का उद्देश्य रहता है अहिंसा, दया, धर्म। इनका उद्देश्य है साहित्य लिखने का अहिंसा, दया, धर्म। आदिकालीन साहित्य में सबसे प्रामाणिक साहित्य जैन साहित्य को ही माना गया है। कितने साहित्य रहे? रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य रहे, परंतु सबसे प्रामाणिक जैन साहित्य को माना गया है। प्रसिद्ध जैन कवि रहे स्वयंभू। प्रसिद्ध जैन कवि कौन थे? स्वयंभू। रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, मतलब रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है और स्वयंभू प्रसिद्ध जैन कवि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? तो वह हो जाएगा डिंगल साहित्य। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत डिंगल साहित्य का विवेचन किया है। अब एक एक करके ऑप्शन के बारे में जानते हैं। पिंगल साहित्य क्या है? पिंगल साहित्य पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पिंगल साहित्य जो है वह, पिंगल मतलब पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकांश साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अधिकांश जो साहित्य था पिंगल साहित्य का वह भाट जाति के कवियों द्वारा लिखा गया है, भाट जाति। डिंगल जो रहा वह पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसका अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसका अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। इसे बिल्कुल ही विस्तारित रूप में दूसरे क्लास में पढ़ाऊंगी, अभी यहाँ तक नहीं पहुंची हूँ, पर आप लोगों को पता चल जाएगा अगर जुड़ेंगे इस चैनल से तो। ठीक है, अब जानते हैं रासो साहित्य के बारे में। रासो साहित्य हिंदी के आदिकाल में रचित ग्रंथ है, मतलब हिंदी का आदिकाल का एक ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ है। रासो साहित्य जो होता है वह आदिकालीन एक साहित्य है। इसमें अधिकतर क्या है? वीर गाथाएं हैं, मतलब वीर परक रचनाएं लिखी गई है रासो साहित्य में। रासो साहित्य में अधिकतर वीर परक रचनाएं लिखी गई है। नाथ साहित्य का जन्म कैसे होता है? नाथ साहित्य का जन्म होता है
सिद्धों की जो भोग प्रधान साधना थी, सिद्धों का जो भोग प्रधान साधना था, मतलब सिद्धों का मानना था कि दुनिया के सारे मतलब सारी सुख का भोग करते हुए साधना करना है, मतलब साधना में लीन होना है, हर तरह के सुख का भोग करते हुए वे साधना प्राप्ति में विश्वास रखते थे। तो इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप अर्थात इसी के परिणाम स्वरूप सिद्धों का जन्म, ये नाथों का जन्म होता है। और नाथों का जो उद्देश्य रहा, साधना का जो उद्देश्य रहा नाथों का, वह सिद्धों से बिल्कुल ही उलट रहता है, बिल्कुल ही ऑपोजिट रहता है। इसे भी विस्तारित रूप में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है इसकी एक वीडियो, रासु साहित्य की, जैन साहित्य की, सभी की, नाथ साहित्य की भी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये। अगला प्रश्न है, महासुखवाद किससे संबंधित है? महासुखवाद किससे संबंधित है? तो यह सिद्धों से संबंधित है। महासुखवाद सिद्धों से संबंधित है। ऐसा क्यों कहा जाता है महासुखवाद? क्योंकि अभी तुरंत बताया मैंने कि सिद्धों का मानना था कि दुनिया के हर तरह के सुख का भोग करते हुए साधना करना है, अर्थात साधना में लीन होना है। नारी इनके केंद्र में थी, मतलब इनके साहित्य का केंद्र में कौन थी? तो नारी। उसके अलावा ये पंचमकार जो मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इसे भी ये गलत नहीं मानते थे। इसका ये मतलब इनके जीवन का एक अहम हिस्सा रहा पंचमकार, ठीक है। इसलिए महासुखवाद इसे कहा जाता है, मतलब हर तरह के सुख का भोग करते हुए साधना करना है, ये सिद्धों से संबंधित था महासुखवाद। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो 10वीं शताब्दी से माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से माना है। और 7वीं शताब्दी से कौन मानते हैं? कौन कौन रचनाकार है 7वीं शताब्दी से जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं? उसमें आ जाएंगे मिश्र बंधु और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मिश्र बंधु और डॉक्टर रामकुमार वर्मा वे रचनाकार है जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं, जिस वजह से अपभ्रंश साहित्य भी उनके साहित्य में, मतलब अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव भी उनके साहित्य में दिखता है। और ये 11वीं से गणपति चंद्रगुप्त का देखा जा सकता है काल, आप लोग देख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे।